करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 7 के अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास 7.1। इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का और इसे कनेक्ट करा गया है 220 वोल्ट के साथ। तो जैसे ही इसने बोला कि 220 वोल्ट, तो डैट मीन्स ये इसने इसको आरएमएस वैल्यू के बारे में बताया है हम लोगों को कि हम 220 वोल्ट यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को लगाते हैं। और फ्रीक्वेंसी इसने जो हमें दे रखी है यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में 7.1 में, वो दे रखी है 50 हर्ज। इसके सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है बताइए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और अगर मुझे I चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा V बाय आर। V की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी 220 और R का वैल्यू यहाँ से 100 लेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ये है मेरा आरएमएस करंट। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो जैसे कि हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि फुल साइकिल में जो पावर का फॉर्मूला आता होता है VI। तो वोल्टेज हमें इसने जो दी थी वो दी थी 220, और I जो हमने निकाला था बेटा वो निकाला था 2.2। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 484 वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर कंज्यूम्ड होगी ओवर ए फुल साइकिल वो निकल के आएगी बेटा कितनी, 484 वॉट। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आता है हम लोगों के पास 7.2। इसमें क्या कहता है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज़ 300। देखिए इसने बोला है पीक, पीक का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसने हमसे कहा है कि जो पीक वोल्टेज है वो आपको 300 वोल्ट हम दे रहे हैं। आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी, तो फर्स्ट पार्ट में हमें वी आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी, तो आरएमएस वोल्टेज कैसे निकलेगी, V0/√2 हमें करना होगा। तो V0 की वैल्यू होगी हमारी 300 और ये होगा हमारा √2। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास 300 इंटू 1/√2 होता है 0.707, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 212.2 वोल्ट। तो ये आ जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या, आरएमएस वोल्टेज, अगर हम इसकी आरएमएस वोल्टेज के बारे में फाइंड करते हैं तो। चलिए बच्चे इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके बी पार्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हम आपको आरएमएस करंट दे रहे हैं, और आरएमएस करंट इस क्वेश्चन का जो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वो दिया गया है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर इसमें आरएमएस करंट हो जाता है हम लोगों के पास। अब ये इसमें हमसे कह रहा है आप ये बताइए कि पीक करंट क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I0/√2। तो हमें पीक वोल्टेज निकालनी है, इसका मतलब हमें I0 निकालना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I0 निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी IRMS की वैल्यू में √2 से। अब ये हो जाएगा 10√2, और क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि √2 होता है 1.414, तो ऐसा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14.1 एम्पियर। तो हमारे पास जो मैक्सिमम करंट निकल के आएगा वो आएगा 14.1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.3 पे। यहाँ पर कहा गया है कि 44 मिली हेनरी का इंडक्टर है। इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो आपको दी गई है 44 मिली। मिली होता है 10⁻³ हेनरी। इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि जो उसने हमें आरएमएस वोल्टेज दी है वो उठा करके दी है इसने 220 वोल्ट। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास गिवन है 50 हर्ज। तो उसने कहा है कि आरएमएस करंट निकाल दीजिए। तो हमें पता है कि अगर मुझे आरएमएस करंट निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ होगा V इज इक्वल टू IXL, जैसे कि हम क्लासेस में थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंडिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक्सेल निकालते हैं, और एक्सेल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 2πf/में L। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, एफ़ की वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पर हमें 50 दी गई है, और एल की वैल्यू रखेंगे 44 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये मिली एम्पियर था तो मिली हमने यहाँ पर पूरी तरह से कन्वर्ट करा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जा कर के हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, वी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 220, और ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको यहाँ रखेंगे,
2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू में 44 इंटू 10⁻³ और इस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 15.92 एम्पियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास आरएमएस करंट जो कि इस इंडक्टर में क्या कर रहा होगा बेटा, फ्लो कर रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.4। तो 7.4 में हमसे कहा गया है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि 60 माइक्रोफेराड का है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसको हमने कनेक्ट कराया है एक आरएफ वोल्टेज के साथ, और यह वोल्टेज है हमारे पास 110 वोल्ट। क्वेश्चन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ हो रही है 60 हर्ज, और हमसे कहा है आरएमएस करंट फाइंड करिए। तो फिर दोबारा से हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे V = I/XC, और अगर मुझे I फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा V/XC। और जो XC होता है उसका जो फॉर्मूला हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम लोग 2 पाई की जगह रखेंगे हम 3.14, F की जगह हम 60 रखेंगे, और साथ में C रखेंगे 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमारे XC की वैल्यू यहाँ पर होगी, और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि इसकी यूनिट ओम होगी तो हमने ओम लिखा है। अब V का वैल्यू आपने यहाँ रखा है जो हमें दे रखा था 110, हमारे पास क्वेश्चन में है तो 110 हमने रखा है। XC की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6×6 = 36, तो ये हमारे पास पूरी तरह से कैलकुलेट होकर के आएगा 2.49 एम्पियर। तो हमारे पास इस सर्किट में जो करंट बनेगा वो बनेगा 2.49 एम्पियर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.5। अगर हम 7.5 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें साफ कहा गया है कि आप एक्सरसाइज के एक तो 7.3 क्वेश्चन को यूज़ करेंगे जो कि इंडक्टर के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको ध्यान होगा इसमें एल की वैल्यू आपको 44 मिली हेनरी दे रखी है। दूसरा आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.4 का। तो अगर हम 7.4 को देखें तो ये कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है जिसमें आपको सी का वैल्यू दे रखा है 60 माइक्रोफेराड, और इसमें पूछा गया है कि नेट पावर क्या होगी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते थे तो थ्योरी में हम ये चीज़ देखते थे कि अगर वो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि जिसमें सिर्फ इंडक्टर ही लगा होता है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगाया जाता है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन होता था उनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस होता है यानी कि बिटवीन फेज़ डिफरेंस, वो आपका आता था 90 डिग्री। और सेम यही रीज़न इंडक्टिव के अलावा कैपेसिटिव सर्किट में भी होता था। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर ही लगता है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लगता है। अगर सिर्फ इंडक्टर और सिर्फ कैपेसिटर की अगर आप बात करें तो इसके जो वोल्टेज और जो करंट होते थे, इनके जो फेज़ डिफरेंस होते हैं वो आपके वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री के रहते हैं, जैसे कि आपको भी पता है। और एज वी नो की जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है VI cos∅। तो यहाँ पे cos 90 आएगा। सेम कैपेसिटर के भी केस में यहाँ पर VI cos∅ आएगा, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल होता है। अब क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो यहाँ पर पावर जो है जीरो हो जाती है इन केस ऑफ इंडक्टर, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर cos 90 फिर से क्या बनाता है, ज़ीरो। तो चाहे आपका इंडक्टिव सर्किट हो या चाहे आपका कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में आपका जो है पावर 0 डिग्री मतलब जीरो आता है, 0 वॉट आता है, यानी कि पावर को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। द रीज़न इज़ इनका जो फेज़ डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच का इन एसी सर्किट, वो हमेशा कितना रहता है आपका 90 डिग्री। बेटा बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7.6। इसमें आपसे कह रहा है कि आप ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए। बेटा आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बैचेस में पढ़ाया जाता है 1/√, में LC, जबकि हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको जो है L की वैल्यू दी गई है। हमारे यहाँ पर जो L की वैल्यू आती है वो आती है 2, और जो C की वैल्यू आती है वो आती है 32 माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶।
अब 32 दूनी 64 हो जाता है, और रूट 64 आप सबको पता है कि 8 होता है। तो ये हो जाएगा 8, और 10⁻⁻6 खुलेगा 10⁻⁻3, क्योंकि रूट है तो पावर 1/2 से गया होगा ये। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इतना होने के बाद आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन जब आप करते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ से कैलकुलेट होकर के 125 रेडियन पर सेकेंड। पर ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आखिरी में बोला गया व्हाट इज़ द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट। तो बेटा क्यू वैल्यू का भी एक फॉर्मूला हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, 1/r√L/c। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आपको 10 दी जाती है, और जो L है उसकी वैल्यू आपको 2 दी गई थी, और ये बोला गया था 30 × 10⁻⁻6। अब देखिए 2 1 जा 2, और 2 16 की टेबल में जाएगा। अब आप सब बच्चों को अच्छे से पता है कि √16 होता है 4 × 10⁻⁻3। आप जब इसे भी ओपन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 25, यानी कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। और मैंने आपको कई बार बताया क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 7.7। अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि आपके पास एक चार्ज्ड 30 माइक्रोफराड कैपेसिटर, यानी कि सी का वैल्यू उसने आपको दे रखा है 30 माइक्रो हो गया 10⁻⁻6, इस कनेक्टेड टू इंडक्टर। ओके, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर ये सर्किट है, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। इसने कहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं कि 1/√LC होता है, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर L का वैल्यू रखेंगे जो कि होगा 27 × 10⁻³ और अगर हम C का वैल्यू रखें तो वो हो जाएगा 30 × 10⁻6 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 की 3 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, 81, और 81 किसका रूट होगा, 9 का रूट होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा 10⁻⁻4। और आप इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा 1.11 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा 1.11 इंटू में 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.8। बच्चे 7.8 को अगर हम देखें ध्यान से तो 7.8 क्वेश्चन में बड़े सीधा से कहा गया है कि आपका जो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पर वो है 6 मिली कुलाम, लेकिन जो कैपेसिटर आपको लेना है वो लेना है क्वेश्चन नंबर 7.7। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7.7 की तरफ देखता तो क्वेश्चन नंबर 7.7 में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू बताई गई थी वो बताई गई थी 30 माइक्रोफैराड। मैं साथ के साथ माइक्रो को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, कितना, 10⁻⁻6 से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है बेटा। अब इसने सबसे पहले मुझसे पूछा है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हमें अच्छे से याद है कि जो कैपेसिटर पे टोटल एनर्जी आती है वो आती थी हाफ Q² अपॉन में सी। यही फॉर्मूला था जब हमने एलसी ऑसिलेशन डिस्कस करा था। तो यहाँ पर हम Q का वैल्यू रख लेंगे 6 इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर, और C की यहाँ पर वैल्यू जा करके रख लेंगे जो कि होगी 30 इंटू में 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो निकल के आ जाएगा 6/10, और 6/10 का मतलब हो जाएगा 0.6 जूल। तो मेरी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 0.6 जूल। अब ये हमसे कह रहा है कि बताइए थोड़े टाइम के बाद आपकी एनर्जी कितनी होगी। तो जवाब ये है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी एनर्जी जो है इतनी रहेगी, यानी कि ये आपकी टोटल एनर्जी है जो इनिशियली है, और ये एनर्जी आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में रहेगी, लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो आपकी कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि कंजर्व्ड का मतलब वो सेम रहेगी। ठीक है, तो आपकी थोड़े टाइम के बाद जो एनर्जी है वो आज भी आपकी क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7.9, इसकी तरफ हम चलते हैं। कह रहा है एलसीआर सर्किट है, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 20 ओम, यहाँ पर बेटा आपको एल की वैल्यू दी गई है 1.5 हेनरी, यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है बेटा 35 माइक्रो, माइक्रो आपको पता ही है 10⁻⁻6 होता है। इसके अलावा इसने आपको वोल्टेज दे रखा है, और वोल्टेज इसने हमें दे रखा है 200 वोल्ट, इसने हमें उठा करके दे रखा है। अब ये आगे क्या कह रहा है, वैन द फ्रीक्वेंसी, कह रहा है फ्रीक्वेंसी कब, ये पूछ रहा है कब, कह रहा है वैन द फ्रीक्वेंसी कब, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो एवरेज पावर बताइए क्या होगी।
तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन थी ना जिसमें इसने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ये ना स्टेटमेंट हमें ये समझाती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है और ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जैसे कि हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं। ये एक रेजोनेंस के लिए लिखा जाता है वर्ड, और रेजोनेंस पर हमें पता है एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि रेजोनेंस कंडीशन पर जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होता था जिसे आप जेड कहते थे, ये आर के ही बराबर आ जाता था, राइट। तो इसने आपसे यहाँ से पावर मांगा है, तो मैंने पावर का फॉर्मूला जो यूज़ करा वो यूज़ करा जो कि हम एलसीआर सर्किट में करते हैं या किसी भी सर्किट के लिए करते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ जैसे भी आपको समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है P इज इक्वल टू वी आई, एक बेसिक फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू वी आई। ये फार्मूला मैंने इसलिए यूज़ करा है बेटा क्योंकि जो मेरा सर्किट है उसे आप क्लियरली यहाँ पर देखिए, आर मतलब कि रेजिस्टेंस, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की डिमांड को पूरा करता है। तो यहाँ पर जो पावर का मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है वो वी आई इसीलिए करा है क्योंकि जो मेरा सर्किट है वो क्वेश्चन तो एल सी आर का है, पर जो कंडीशन है वो प्योरली रजिस्टिव की कंडीशन है यहाँ पर। तो इसलिए मैं इसको रजिस्टिव के ही हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, वी आई के हिसाब से। अब जो आई है उसको मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे जेड का यूज़ करा जाएगा। तो अब मेरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा। तो जो v का वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 200 का स्क्वायर करूँगा, और जो यहाँ पे z है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे r के बराबर यानी कि 20 के बराबर लिखूँगा। जब मैं ऐसा करूँगा तो ये तो ऊपर हो जाएगा 200 इंटू 200, एज जैसे कि हम यूजुअल कैलकुलेशंस करते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 2 के 10 टाइम्स में चले जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के बेटा ये आपको 2000 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वॉट, तो ये आपको उठा करके जो है आंसर दे देगा 2000 वॉट, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 7.10, और इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है वो दी गई है 800 किलो, किलो होता है 1000, तो हमने लिखा यहाँ पर 10⁻3, पहले हमें ये दिया गया है। उसके बाद इसने जो हमें फ्रीक्वेंसी उठा करके दी है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो इसने हमें दी है वो दिया 1200 किलो हर्ज, यानी कि किलो का मतलब हो गया 10⁻3 हर्ज। अब इसने कहा है कि जो इंडक्टेंस है, तो हम यहाँ पर जो एल का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 200 माइक्रो, माइक्रो हो जाता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पर जो हम इंडक्टेंस का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 200 इंटू में 10⁻⁻6। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये बताइए कि कैपेसिटर की क्या रेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर से क्या लेना देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर से ये लेना देना है कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि एफ़ का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी। अब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल सी, क्योंकि इसका जो रूट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप सी को इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे चलेगा एफ स्क्वायर इंटू में सी। तो सी तो आपको निकालना है, तो आपने सी को तो यहाँ भेज दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा एल। तो चलिए पहले C1 के लिए कैलकुलेशन बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हम। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 और पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14, ठीक है, का स्क्वायर, और एफ़ की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे 800 इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर, और एल की वैल्यू का भी यहाँ पर यूज़ करा जाएगा 200 इंटू में 10⁻⁻6, इसका भी यूज़ करा जाएगा। तो यहाँ से C1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 198.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 फेराड। तो मेरे पास जो है यहाँ पे C1 का वैल्यू ये आ जाएगा। आइए अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं C2 निकालने के लिए। तो फिर दोबारा से मैंने सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी 3.14 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको अब रखना पड़ेगा यहाँ पर एफ स्क्वायर। तो एफ़ का जो वैल्यू है अब की बार वो है 1200, ज़रा ध्यान से रखना वैल्यू बेटा, गलती मत करना है यहाँ पर। तो 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे जो एल का वैल्यू है वो हो जाएगा बेटा 200 इंटू में 10⁻⁻6, इसका हमने यहाँ पर रख दिया है। तो बच्चे यहाँ से आपका C2 निकल के आ जाएगा, और C2 आ जाएगा आपका 88.04 इंटू 10⁻12 फेराड।
तो मेरे पास जो है ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए आप ना मैथ में इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप मैथ में इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 190, सॉरी ये डेसिमल पहले आ जाता, ये डेसिमल यहाँ पे नहीं होता, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 198.1 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। तो आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने यहाँ पर जो है 10⁻12 में कन्वर्ट करा है, तो मैं यहाँ भी 10⁻12 पे ही कन्वर्ट कर लूँ, तो वो डेसिमल वहाँ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डेसिमल यहाँ पे नहीं है, ये ऐसे था असल में, वो डेसिमल हटने के बाद 198.1 इंटू 10⁻⁻12 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज का वैल्यू पड़ा हुआ है 230 वोल्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। एल का वैल्यू हमने यहाँ पर 5 हेनरी का यूज़ करना है। सी का वैल्यू हम यहाँ पर 80 माइक्रो, माइक्रो हो गया 10⁻⁻6 फेराड का यूज़ करेंगे, और जो रेजिस्टेंस है उसको हम 40 ओम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसने इसके सबसे पहले पार्ट में क्या कहा है, इसने इसके सबसे पहले पार्ट में ये कहा है कि आप यहाँ पे बस ये बताइए फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से रेजोनेंस आता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे 1/√, में एल सी, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एल और सी की वैल्यू रखूँगा। तो एल की वैल्यू मुझे 5 रखनी चाहिए, सी की वैल्यू मैंने रखी 80 इंटू 10⁻⁻6। तो मेरे पास ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, और 8 5 400, तो रूट में 400 आएगा। तो जो 400 का रूट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका जो है 20 बन जाता है, ठीक है। तो ये नीचे 20 हो जाएगा। अभी आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे पास जो है सबसे पहले पार्ट का जो जवाब जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से जाएगा। आइए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये आगे के बी और सी पार्ट में भी यहाँ पे कुछ कह रहा है। तो अगर इसके बी और सी पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो इसके बी पार्ट में इसने हमसे मांगा है कि ये बताइए इम्पीडेंस कितना होगा पहले तो क्योंकि ये सर्किट रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में तो हमें पता ही है कि एक्सएल जो है एक्स सी के बराबर होता है, और जो इम्पीडेंस होता है वो आपका आर के बराबर होता है, जैसे कि हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं। अब अगर किसी बच्चे का थ्योरी पोर्शन वीक है तो वो मेरे क्लास के नोट्स ले लेगा या मुझे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम जो है थ्योरी में डिस्कस करते थे कि क्यों जेड आर के बराबर आ जाता था, और आर की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में 40 है, तो यहाँ से सीधा सीधा जो है इम्पीडेंस हमने जो ले लिया वो आर के इक्विवेलेंट लिया है। इसके अलावा इस पार्ट में आगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी मांगा है। तो अगर उसने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मांगा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसे देखेंगे कि ये क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वोल्टेज इसने हमें दे रखी है, ये इसने हमें दे रखी है VRMS, ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो इस VRMS अगर इसने हमें दे रखी है तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा I = V/Z, और अगर मैं यहाँ पर RMS वैल्यू रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी RMS वाला आएगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पहले इसकी वैल्यू 230 और आर को रखता हूँ यहाँ पे 40। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, IRMS का फॉर्मूला जो होता था वो I0/√2 होता है। तो √2 की जो मल्टीप्लाई है वो मैं इस साइड करवा देता हूँ। तो ये मैंने IRMS को कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, I0 के अंदर, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ और ये आंसर आ जाएगा 8.13 एम्पियर मेरा, ठीक है। क्योंकि मैंने √2 को कन्वर्ट करा होगा 1.414 जो √2 की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 1.13 एम्पियर। तो मेरे पास ये जो है यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाता है। चलिए बच्चे इसके सी पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चे इसके जो सी पार्ट है इसमें इसने हमसे पूछा है, अभी अभी हमने पिछले पार्ट में जो है ना I0 को फाइंड करा था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने पिछले पार्ट में I0 को फाइंड करा था, और यहीं से मैं एक काम करता हूँ IRMS निकाल ही लेता हूँ उसका। तो अगर मैं IRMS को निकालता तो वो आता 230/40, जैसे कि हमने पढ़ा था V/Z होता है, और ये कैंसिल आउट होकर के आता 23/4 एम्पियर। अगर मैं IRMS निकालता तो ये आता। चलिए इसके सी पार्ट पे चलते हैं और हम बताते हैं कि हमने IRMS क्यों निकाला। क्योंकि इसके सी पार्ट में कहा गया है डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट। तो एक एक करके सारे एलिमेंट पे निकालना पड़ेगा। तो इंडक्टर पे अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो यहाँ रखना पड़ेगा V = I XL। अब ये RMS वाला लेंगे तभी तो यहाँ वोल्टेज भी हमें इंडक्टर का RMS वाला मिलेगा। अब जो I है वो तो आपने यहाँ पर लिख देना है 23/4, और XL की वैल्यू जैसे कि आप सबने पढ़ी है कि
फॉर्मूला होता है 2 पाई, ठीक है, 2 नहीं, ओमेगा तो हमने निकाला था ना, तो भाई अब हम लगाएंगे ओमेगा एल वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना, हम ओमेगा एल लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ओमेगा एल वाले पार्ट का। तो हमने जो ओमेगा एल करके जो ओमेगा निकाला था वो हमने निकाला था 50 और एल की वैल्यू हमें लेनी चाहिए 5। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन होकर के डायरेक्ट आएगा 143.7.5 वोल्ट। इसी तरह से हम जो है कैपेसिटर निकालेंगे, तो वो हो जाएगा IRMS इंटू XE। तो आई तो 23/4 ही रहेगा आपका, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा। ओमेगा याद है ना, आपने 50 निकाला था, और सी का वैल्यू आपको यहाँ रखना पड़ेगा 80 इंटू 10⁻⁶। तो बच्चे ये कैलकुलेट होकर के आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि ये सर्किट रेजोनेंस पर है। इसके बाद आप निकालेंगे VR, उसके लिए आपको करना पड़ेगा V इज इक्वल टू IR, ये RMS वाला रखेंगे आप फिर से 23/4, और इस बार रजिस्टेंस की वैल्यू है 40। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 230, क्योंकि 4×10⁻40 होता है 230 वोल्ट, राइट। और ये तो हो गए तीनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने कहा कि शो करें कि जो पोटेंशियल ड्रॉप LC पे आती है उसका कॉम्बिनेशन आपका जीरो आ जाता है। आप पहले खुद ये देखिए कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इंडक्टर के कैप वोल्टेज का और ये इसका है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना किस किस का, तो आपको ध्यान होगा कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का जो है माइनस करके लिखते थे वोल्टेज। वो आपको पता ही है कि फेज़र की वजह से ऐसा होता था। इसका जो फेज़र है वो ऐसे बनता था कि अगर ऊपर इंडक्टर है तो नीचे कैपेसिटर होता था। तो इसलिए हम जो नेट वोल्टेज लिखते थे वो ऐसे लिखते थे। तो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है ये इसका डिफरेंस ही कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू भी 143.7.5 है और ये वैल्यू भी 143.7.5 है। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर एंड कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इन दोनों का आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो ये हो गए बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन।